हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, अब आज उसमें आगे हम बढ़ते हैं। कल हमने देखा कि सफल प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि विपक्ष जो है उसका मजबूत होना। सत्ताधारी पार्टी के समक्ष विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ रहे या उसका भी शासन तंत्र में पूरा योगदान रहे, तो फिर हम जो है प्रजातंत्र को एक अच्छी दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। अब इससे आगे हमारी प्रजातंत्र की सफलता और उसकी उपादेयता में क्या क्या योगदान हो सकता है, क्या क्या बातें अनिवार्य हो सकती है, चलिए इससे आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आगे भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि पहली बात ये बताइए कि एक सक्षम विरोधी पक्ष का, ताकि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहे, अर्थात सरकार की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। आगे देखिए, मैं समझता हूँ वो एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्र की सफलता की पूर्व आवश्यकता है, बहुत महती आवश्यकता है। वो तीसरी शर्त वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही कि कानून और शासन की दृष्टि में सब लोग समान हो, ये प्रजातंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं समझता हूं कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में बहुत अधिक कहना चाहिए। यद्यपि ऐसी स्थितियां पैदा होती है जहां कानून समान नहीं होता, समानता का व्यवहार नहीं कर सकता, तथापि लेखक ये चाहते हैं कि मैं फिर भी चाहता हूं कि कानून की समानता सभी लोगों के लिए बनी रहे, ऐसी महती आवश्यकता है। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती हुई प्रतीत हुई। ये प्रायकर हम देखते हैं और ये जनरल चीज है कि जो शासनारूढ़ पार्टी है वो सदैव अपने ही व्यक्तियों के हित साधन का प्रयास करेगी। ऐसे उदाहरण भी आगे आपको लेखक ने दिए हैं। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी घटनाएं याद कर सकता हूं। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। आप देखिए कानून की किस प्रकार लोग यदि चाहे तो गैर कानूनी काम भी कर सकते हैं या कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। एक नियम बन गया कि बिना लाइसेंस के कोई आदमी बंदूक नहीं रख सकता या किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। उसके लिए अनुज्ञा पत्र होना उसके पास जरूरी है, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। अब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कानून सबके लिए समान है कि बिना अनुज्ञा पत्र के या बिना लाइसेंस के आप जो है कोई काम कर नहीं सकते या विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकते। वो कानून सबके लिए समान है। लेकिन देखिए उस कानून में कहां जाकर के समस्या आती है और कहां जाकर के परिवर्तन होता है। उस कानून विशेष में कुछ भी पक्षपात नहीं। कानून बनाने वाले संविधान के अंदर ये विशेषता है कि चाहे अमीर हो गरीब है, सबके लिए वो कानून समान है कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का व्यापार करने से पूर्व लाइसेंस जरूर ले ले। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी विशेष वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है कि एकदम संभव है और ये संभव भी है। कोई भी लाइसेंस अपने उच्चाधिकारियों के पास या किसी मंत्री या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास लाइसेंस मांगने जाता है, संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे। ये टोपी की ओर देखने का मतलब क्या हुआ कि अमुक व्यक्ति जो मुझसे लाइसेंस मांगने आया है, क्या वो मेरी पार्टी का है, मेरे दल का है। और ये जो बात है, अब कानून ने तो समान बना के भेजा था, लेकिन यहां उस कानून को पालन करवाने वाले व्यक्ति ही असमानता का व्यवहार करने लगे तो समानता कहां रहेगी। तो वो जो नेता जिससे हमने लाइसेंस पारित या जारी करवाने के लिए हम गए थे, वो टोपी की तरफ देखता है, किस रंग की टोपी पहने हुए। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए जो कि उसे अच्छी लगती है तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। यानी उसकी चेष्टाओं से, उसकी बातों से, उसकी शारीरिक भाव भंगिमाओं से अनुभव हो जाए कि हमारी पार्टी का आदमी है तो उसका लाइसेंस तुरंत तैयार। अब देखो आप, अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए, यानी दूसरी पार्टी का, विरोधी पार्टी का कोई आदमी वही लाइसेंस मांगने जाता है, जबकि लेखक ने बताया कि कानून के नजर में दोनों समान हैं।
अब दूसरा व्यक्ति लाइसेंस माने जाता है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है जबकि दूसरे को इनकार कर देता है। यह है विडंबना। यानी कानून का मखौल उड़ाना, कानून के साथ मजाक करना, ये अपनी नीति या अपनी स्वयं की भावना पर निर्भर करता है। दोनों ही व्यक्ति लाइसेंस पाने के अधिकारी थे, परंतु उस नेता ने अपनी प्रभुसत्ता का लाभ उठाते हुए संबंधित पार्टी, जो उससे जुड़ी हुई पार्टी, उससे संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर दिया, लेकिन जो व्यक्ति विरोधी पार्टी का था उसको रोक दिया, तो दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी है। ये हमें संविधान तो यही कहता है कि चाहे किसी पार्टी का हो, यदि उसके समस्त मापदंड पूरे किए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स उसकी होती है लाइसेंस के लिए, वो सारे दस्तावेज उसके पास हैं, तो उसे लाइसेंस उपलब्ध करा देना चाहिए। परंतु हमारे उन नेताओं या जिन लोगों की स्थिति इस प्रकार की मानसिकता होती है, उनकी वजह से वो इस हक से वंचित हो गया। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। किसी को लाइसेंस दिया कि नहीं दिया, चलो इसको छोटी बात मान लेते हैं कोई लोग, उसका थोड़े से लोगों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम एक कदम आगे बढ़ें और देखें कि ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है, तब क्या है। यदि हम अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने एक आदमी से ऐसा करें, चीटिंग करें, ऐसा धोखेबाजी या छल छद्म करें, चलो वहां तक भी संभव है तो गलत। लेकिन ये शासन तंत्र में ये भेदभाव प्रवेश कर जाए तो क्या हो, तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफी गवाही है, किसी पार्टी का कोई सदस्य है, अपराधी है और पर्याप्त मात्रा में सबूत उसके खिलाफ है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर क्या कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं है क्योंकि ये पार्टी का आदमी है। ये है अपनी ताकत का दिखाना और एक तरह से कानून के साथ खिलवाड़ करना। तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति जाएगा और ये कहेगा कि ये मेरी पार्टी का आदमी है, इसके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपने गलत किया तो मैं आपका तबादला ऐसी जगह पे करवा दूंगा जहां पानी मिलना भी मुश्किल है। ये धमकियां कहते हैं क्योंकि ये पार्टी का आदमी हो। या आगे बढ़कर ये भी कह देता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहां से आपका तबादला अन्यत्र करवा दूंगा। ये धमकी और देते हैं कि मैं आपका तबादला किसी ऐसे स्थान पे करवा दूंगा तो आप मेरी बात माने। अगर इसने अपराध भी किया है तो इसको येन केन प्रकारेण उस अपराध से मुक्त कर दिया जाए। तो ये शासन तंत्र के साथ खिलवाड़ है, ये हमारी व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, हमारे कानून के साथ खिलवाड़ है। तो मैं अन्यत्र तबादला करा दूंगा। आप कल्पना ही कर सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। यदि इस प्रकार का साम्राज्य बना, इस प्रकार की नीतियां बनी तो कैसे होगा। हमारा सारा शासन तंत्र फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हमारे सारे नियम कानून, उनकी सबकी धज्जियां उड़ने लग जाएंगी और पूरी तरह कानून या शासन तंत्र में असमानता व्याप्त हो जाएगी। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ समय के लिए अमेरिका में ऐसा समय आया था, लेकिन आज भी उस शासन पद्धति को विकृत शासन पद्धति की, विकृत, बेकार। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी को उनके पदों से पृथक कर देती थी। ये बड़ी विडंबना थी वहां अमेरिका में कि जो कर्मचारी प्रशासनिक व्यक्ति हैं, एक पार्टी जब तक शासनारूढ़ है तब तक वो उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी चुन करके यदि सत्ता में आई तो उन कर्मचारियों को वहां से मुक्त कर दिया जाता, कार्य मुक्त कर दिया जाता। ये बड़ी विडंबना थी। तो पृथक कर दिया जाता था। यहां तक कि क्लर्कों और चपरासियों को भी बाहर निकाल दिया जाता। जो वर्कर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको भी कार्य मुक्त कर दिया जाता था। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्र के हित में ठीक नहीं है। यानी इस प्रकार से कर्मचारियों को हटा देना। एक पार्टी ने शासन किया तब तक वो काबिज है अपने काम पर, जैसे ही दूसरी पार्टी सत्तारूढ़ हुई और उन कर्मचारियों को वहां से कार्य मुक्त कर दिया गया। सोचिए कितनी खिलाफत हो सकती है, कितना विरोध बढ़ सकता है, कैसी व्यवस्थाएं हो सकती है। तो ये जो परिस्थितियां थी, इसको विकृत पद्धति के नाम से, शासन पद्धति के नाम से अमेरिका में जाना गया। और बाद में जब अमेरिका वासियों को या वहां के तंत्र को ये पता लगा या ये अनुमान हुआ कि हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वो गलत है, तो फिर उस प्रजातंत्र के लिए वो बात ठीक नहीं थी। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बाद में बदल दिया। चलिए आगे का भाग मैं अब इसमें
आपको दिखा करके आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक सामने रखें और इससे आगे का पाठ में इसमें दिखा करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक मैंने बताया इन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे। विकृत शासन व्यवस्था को बदल देने से उनको ये लगा कि यदि इस प्रकार से हम कार्य मुक्त करते रहे लोगों को, या विरोधी पार्टी के लोग आने पर जो कर्मचारी वर्ग है उसको हटाना, ये किसी भी प्रकार से भी तर्क संगत नहीं था। तो इस शासन व्यवस्था को उन्होंने बदल दिया। अब आगे लिखते हैं, और राजनीति से दूर रहे, मतलब शासन व्यवस्था शुद्ध रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। जो सिविल कर्मचारी होते हैं उनके नौकरियां, उनके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उनको स्थायी रूप से रखा जाता है। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, यह सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। तो सभी ये मत होना चाहिए, प्रजातंत्र की खूबसूरती होनी चाहिए कि शासनारूढ़ पार्टी के समस्त लोग भी है, समस्त पार्टियों के लोगों से राय मशवरा करके ही अपना निर्णय लें। ये तय हुआ। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता। जो कर्मचारी वर्ग है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है जो मुझे उस समय हुआ जब मैं दिल्ली में कोई न कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। तो उस समय की एक बात थी, वो लेखक को याद आ रहा है। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे लगभग हर वायसराय के नाम दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता की हुकूमत थी। तो हमारे यहाँ किसी भी अंग्रेजी वायसराय के नाम से कोई ना कोई स्ट्रीट या गली का नाम होता। ऐसे ही वायसराय गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है। एक ही वायसराय ऐसे आए जिनके नाम पर कोई संस्था या कोई स्ट्रीट नहीं थी या गली नहीं थी, और उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। ये लॉर्ड लिनलिथगो ऐसे गवर्नर थे जिनके नाम से कोई गली या किसी स्ट्रीट का नाम नहीं था। अब देखो, उनका नाम उस किसी भी चीज़ से जोड़ने के लिए उनका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे मेरी देख रेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था का कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? यानी लेखक के मित्र ये चाहते थे कि लॉर्ड लिनलिथगो के प्रति शायद उनकी आत्मीयता रही होगी कि आप उनके नाम से क्या कोई स्ट्रीट का नाम नहीं कर सकते। ये उनके पास ऐसा प्रस्ताव आया अंबेडकर जी के पास। तो उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उन्हीं का नाम नहीं है। यानी वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो का नाम पे कोई स्ट्रीट नहीं है, बाकी सबके नाम है। ये बात हमें खटकती है। मैंने कहा मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो। ये विचार करके मैं वो काम कर रहा था, क्योंकि दिल्ली में पानी की प्रायकर गर्मी में कमी हो जाती थी, तो उस पर मैं काम कर रहा था। क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती थी, मैंने अपने सेक्रेटरी को, उसका नाम HP परायर था, SC परायर, जो एक यूरोपियन था, कहा, परायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है, क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं? तो आप क्या समझते कि उसने क्या उत्तर दिया होगा? अब देखिए, उसका उत्तर जो है वो वास्तव में जबरदस्त उत्तर था कि हम वो स्ट्रीट का नाम कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये हमने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, अब वो जरा ध्यान से सुने। आप क्या समझते हैं कि उसने क्या उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। यानी उस व्यक्ति के नाम से कोई स्ट्रीट नहीं होनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। इतने बड़े वायसराय के खिलाफ एक साधारण मेरा नौकर के समान काम करने वाला व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, किसी भी शर्त पर वायसराय के नाम से कोई स्ट्रीट या कोई कूचा नहीं होना चाहिए, कोई गली नहीं होनी चाहिए। तो वास्तव में कितना विरोध था उन लोगों का। मिनिस्ट्री की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है, क्योंकि आज सब बिके हुए हैं। लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी
बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। तो अब सरकार शासन की व्यवस्था जो चल रही है उसको सरकारी फैसलों के द्वारा किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना, उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम करे। किसी की सत्ता हो, कोई शासनारूढ़ हो, लेकिन कर्मचारी वर्ग के काम में हस्तक्षेप करना कहीं भी उचित नहीं है। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से मतलब उनका काम करने देना चाहिए। तो यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। आगे लिखते हैं, मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए चौथी शर्त और आवश्यक शर्त है, वह है विधान संबंधी नैतिकता। वेरी इंपॉर्टेंट। कानून और विधान के प्रति नीतिपूर्ण आचरण हम सब करें, यह है विधान संबंधी नैतिकता। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूं जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हैं, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। यदि हमारे विधान में बहुत अनुकूल सुधार हो सकता है तो हमें पुराने विधान को भूल करके नया अपनाना जरूरी है। तो देखिए, बहुत से लोग मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूं जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हैं, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थिपंजर मात्र है। कानून की व्यवस्था तो है, कानून तो हमने बनाए हैं, लेकिन क्या मन से और भावना से उस कानून को हम लागू कर पाए हैं? तो यहां उत्तर निकलता केवल इस नैतिकता का अस्थिपंजर है। वरना नैतिकता तो ये कहती है कि जो भी हमारा कानून है उसका अक्षर से पालन करें। इंग्लैंड में ये बात विधान की मर्यादा कहलाती है और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13वीं अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उसका नेता वाशिंगटन था। देखिए, आप नैतिकता की बात करते हैं तो अब सुनने वाली बात है। वाशिंगटन था, यह कहने की वाशिंगटन उसका नेता था। अमेरिकी जीवन में जो उनका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता। ये नेता नहीं कह सकते, बल्कि वॉशिंगटन तो वहां उन लोगों के आत्मा में वास करता था, उनका देवता माना जाता था। वॉशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उनका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़े तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त होगी तो क्या हुआ? उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से मना कर दिया। ये होती है विधान की नैतिकता। जबकि क्योंकि उसकी मान्यता थी कि उससे भी श्रेष्ठ कार्य करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसको अवसर दिया जाना चाहिए। जबकि हमारे भारत के अंदर ये नैतिकता समाप्त हो चुकी है। लोग अपना स्वार्थ साधन के लिए बार बार चुनावों में खड़े होकर के अपनी आने वाली पुश्तों के सटीक इंतजाम में लगे रहते हैं। तो उन्होंने उस प्रेसिडेंट पद के लिए मना कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यदि वॉशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता। उनकी सत्ता या उनका प्रभाव लोगों में इतना था कि वो 10 बार भी यदि खड़े होते तो निश्चित रूप से चुनाव निर्विरोध बिना किसी विरोध के जीतते। लेकिन देखिए विधान की नैतिकता। लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब कारण पूछा गया तो उनका उत्तर क्या था? प्रियवर, आप भूल गए कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। आखिर हमने क्यों और किस लिए बनाया है ये विधान? ये आप नहीं जानते कि हमने ये विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत जो है राजा नहीं चाहते। फिर तो वो राजतंत्र हो गया। हम नहीं चाहते कोई वंश परंपरागत राजा बने। हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते। हम कोई अनन्य शासन या डिटेक्टर भी नहीं चाहते। तो हम किसी प्रकार का तानाशाह भी नहीं चाहते, अन्य कोई शासन भी नहीं चाहते। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता का त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही आपने प्रतिवर्ष काल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रखने लगे, मेरी पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि नैतिकता हमें ये कहती है कि आप अब अवसर दें जो श्रेष्ठ व्यक्ति उसको भी काम करने का। जब आप मुझे इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं तब आप क्या कह सकते हैं? जैसे इंग्लैंड में व्यवस्था है राजा के बाद उसका पुत्र राजा, यदि स्थानापन्न उसी की तरह मुझे बना देना चाहते हैं, उसके स्थान पर की भक्ति भाव है, उसके कारण आप मुझ पर
नहीं, तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने अपने अधिकार के प्रति विद्रोह किया है। उसने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डाल दीजिए, मजबूर हो करें, लेकिन जब मैंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। यह है विधान की नैतिकता। मुझे किसी भी शर्त पर दूसरी बार यह पद नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये मेरी नैतिकता कहती है। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया, उन्होंने मान लिया। लेकिन अब लिखते हैं, लेकिन जब तीसरी बार वे आग्रह करने गए तो उनको धत्ता बता दिया, अर्थात उनको मना कर दिया। अब यहां से देखिए, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंस्टर को जानते हैं, जिसका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था। उस समय वहां बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करनी चाहिए, यह अधिकार है, जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। प्रश्न है यहाँ, श्री बॉल्डविन बादशाह ने उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोध में था, उनका बहुमत नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इसी बात को लेकर श्री बॉल्डविन को हराने की कोशिश की जाए। उससे वो विवाह की जो बात चल रही थी, वो शादी की विवाद चल रही थी, क्या वो नैतिकता के अनुकूल था? उस बात को लेकर विरोध वहां किया गया। तो हराने का विचार किया जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेरोल्ड अपनी एक पुस्तक है में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा, हमारा यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बॉल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल से उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नैतिकता जो है विधान की, वो हमें सही और अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। और अब विद्यार्थियों, बाकी बचा हुआ अंश हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें अलग अलग बिंदु में दिए गए हैं। उन बिंदुओं पर पूरा फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पूरी नैतिकता के साथ इनको पढ़ना है, और संभव है तो आप इनका पूरा जो है व्याख्यात्मक कार्य भी करेंगे, और जो जितना पढ़ाया उसमें से जो प्रश्न बनते हैं उनको भी आपको हल करना है। तो इस प्रकार से आप नियमित अध्ययन जारी रखें। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।